तो चलिए अब हम लोग जो अभी तक पढ़ चुके हैं उसके एप्लीकेशन सीखते हैं। तो बच्चों अभी जो हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था आप लोग देखिएगा, उसमें हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो कंसेप्ट है उसकी मदद से परफेक्ट गैस किसी कंटेनर में T केल्विन पर है तो जो प्रेशर है वो निकाला था 1/3 m/n/v² v इंटू CRMS स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर। तो ये प्रेशर है, स्मॉल m जो है वो 8 गैस मॉलिक्यूल का मास है और n टोटल गैस मॉलिक्यूल है। तो m/n टोटल मास है गैस का, उसको कैपिटल M से भी दिखा सकते हैं आप चाहे तो m/n। ये तो हो गया प्रेशर। अब प्रेशर के बाद मैंने अभी आपको बताया कि 2/3 दूसरा आर्टिकल मैंने उसी के साथ करा दिया था कि प्रेशर में और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी जितनी होती है उसका 2/3 जो हिस्सा है वो प्रेशर होता है, ये भी हमने पढ़ा अभी। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल इस बेस पर करते हैं और उसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर का रिलेशन। तो काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। अब केवल एप्लीकेशन है, तो जो हमने अभी पढ़ा है पहले वो कर लेते हैं। तो P इक्वल टू मैं सीधे लिख देता हूं अब 1/3 कैपिटल M/V CRMS स्क्वायर, ये है। तो यहां पर अब बताने की जरूरत नहीं है कैपिटल M क्या है, तो वो m/n है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप पिछला लेक्चर इससे पहले प्रेशर ड्यू टू प्रेशर जो कंसेप्ट है वो देखिएगा गैसियस उसमें, और ये RMS है आपके पास। ठीक हो गया। तो भाई P अगर मैं V को लेफ्ट साइड ले जाऊं तो बच्चों इक्वेशन 1 में PV इक्वल टू हो जाएगा 1/3 m CRMS स्क्वायर। लेकिन PV इक्वल टू तो हमने RT पढ़ा है बस। तो यहां थोड़ा सा इसको करेक्शन करते हैं, देखिएगा प्लीज। ऐसा करते हैं, इसको हाफ बना देते हैं। तो हाफ बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई और 3 हटाना पड़ेगा ना, तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/3 MCRMS स्क्वायर, तो यहाँ भी 3/2 RT हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा बच्चों, 3 से 3 कैंसिल, हाफ MCRMS स्क्वायर इक्वल टू 3/2 RT। ये भी आपके पास एक्सप्रेशन 8, ये आपके पास हो जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट साइड वाली है, हाफ mv स्क्वायर हुआ ना भाई। ये क्या है एक्सप्रेशन, सोचिए तो। काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को आप हाफ m मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर बोलते हैं या नहीं। तो CRMS क्या है, वेलोसिटी ओवरऑल रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये काइनेटिक एनर्जी का ही एक्सप्रेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 3/2 RT। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में कहीं पर अगर टेम्परेचर मिला तो काइनेटिक एनर्जी आप यहां से निकाल सकते हैं। ये तो 3/2 एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारी जो होगी वो 3/2 RT होती है। ठीक है। तो यहां से एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं हम, बहुत छोटे छोटे रिजल्ट्स हमारे पास बहुत सारे हैं। हम यहां से पहली बार मैथमेटिकली साबित कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अगर हो जाएगा, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब 0 केल्विन, तो दुनिया के या किसी भी सिस्टम का जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन होगा उसमें कोई भी मॉलिक्यूल मूव नहीं करेगा, उसका मोशन उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, सब कुछ रुक जाएगा। अभी कैसे पता लगा हमें कि ऐसा हो जाएगा, तो इस एक्सप्रेशन को निकाल लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। आप लोग फिर एडीएम डालिएगा। ये छोटे छोटे मैं कह रहा हूँ, वो सारे जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के
डेरिवेशन है एब्सोल्यूट जीरो एंड वेलोसिटी, ऐसे कर सकते हैं एब्सोल्यूट जीरो एंड वेलोसिटी। ये है। तो अभी हम लोगों ने ये पिछला डेरिवेशन जो अभी लास्ट किया था, हाफ एम सी आर एम एस स्क्वायर, ये किसके बराबर आया था 3/2 RT। तो देखिए प्लीज, इसमें गैस के लिए अगर एक कंटेनर में गैस रखी है तो उसमें जो मास है, गैस मॉलिक्यूल तो कंटेनर के अंदर ही रहेंगे, तो एम क्या हो जाएगा उसके लिए कांस्टेंट। अरे भाई तुम गर्म करो या ठंडा करो, मॉलिक्यूल का अपना मास तो उतना ही रहेगा ना, उनकी संख्या भी उतनी है, तो टोटल मास कांस्टेंट रहेगा या नहीं। तो अगर एम कांस्टेंट हो जाता है बच्चों, तो आर तो कांस्टेंट है ही, हाफ और 3/2 कहने की जरूरत नहीं है, वो तो मैथमेटिकल नंबर है। तो फिर यहां से क्या समझ में आया आपको, CRMS स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू T। तो CRMS इज प्रोपोर्शनल टू √T। अब अगर मैं T को 0 केल्विन ले लूं तो उस समय क्या होगा सोचिएगा। तो उनके रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। बेसिकली बच्चों दैट इज एट एब्सोल्यूट जीरो, 0 केल्विन को ही एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। एज एब्सोल्यूट जीरो velocity of all molecules of the system will become zero, will become zero। आप कहेंगे आपने सीधे कैसे निकाला। देखो भाई, CRMS स्क्वायर क्या होता है, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर अपॉन n। आप कह रहे हैं कि ये 0 हो जाएगा, तो स्क्वायर का सम 0 हो रहा है, तो हर एक 0 होगा या नहीं। प्लीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी दो क्वांटिटीज का सम अगर 0 है तो दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो वो इक्वल और अपोजिट हो, ए लैम्डा हो और बी माइनस लैम्डा टाइप का हो, या फिर ए और बी दोनों ही 0 हो तब भी 0 हो जाएगा। पहले वाला केस यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि हर एक स्क्वायर है, अगर कुछ प्लस और कुछ माइनस ले ही नहीं सकते, क्योंकि स्क्वायर तो किसी भी रियल नंबर का नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फिर दूसरी चॉइस ही बचती है कि हर एक को 0 होना पड़ेगा, और हर एक को 0 होने की वजह से मैंने कहा कि हर मॉलिक्यूल रुक जाएगा। यह अभूतपूर्व स्थिति होगी जब कोई मॉलिक्यूल मूव ही नहीं करेगा। बच्चों नेक्स्ट हीट इक्वेशन या थर्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि 0 केल्विन को पाना संभव नहीं है कभी भी। तो ना तो 0 केल्विन होगा कभी और ना ही ये स्थिति आएगी, लेकिन हाँ कंसेप्चुअली हम बता सकते हैं कि अगर हो जाए तो क्या होगा। आपके क्वेश्चन तो इसी आधार पे बनते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा आर्टिकल भी समझ में आया होगा कि हमने काल्पनिक तौर पर नहीं कहा, बल्कि मैथमेटिकल प्रूफ किया और साबित किया कि एब्सोल्यूट जीरो पर वेलोसिटी हर मॉलिक्यूल की 0 होगी, एवरेज नहीं, हर मॉलिक्यूल की। चलिए ठीक है, एक और छोटा सा एक्सप्रेशन निकालते हैं इसी बेस पर। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एक और एक्सप्रेशन निकाल देते हैं। तो अब आप इसको हेडिंग डालिए, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। बड़े ये सब डिराइव करना होगा, इनको कहते हैं डिडक्शंस। मेन थ्योरी आपने बना दी, अब उसके बेस पर आप छोटे छोटे कई सारे रिजल्ट निकाल रहे हैं।
तो अभी हमने पढ़ा है, तो जो पढ़ा है मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। वी हैव स्टडीड दैट CRMS equal to under root C1 square plus C2 square plus and so on plus Cn square upon n। ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, ये भी हमने पढ़ा है ऑल्सो P equal to 1/3 m/p into CRMS स्क्वायर। तो यहां से CRMS के कई सारे एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन भी है अंडर रूट 3 PV/m। कभी आप इसकी मदद से करेंगे। देखिए ना, आप इक्वेशन जो अलग अलग हैं, आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कितने सारे तरीके से चीजें सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स। P इक्वल टू 1/3 m/v को रो कहते हैं हम लोग, रो CRMS स्क्वायर, रो डेंसिटी। तो हो सकता है कभी आप इसकी मदद से सॉल्व कर लें क्वेश्चंस। 3p, p और रो क्लियरली बनाइएगा ताकि आपको खुद समझ में आ जाए आपने क्या लिखा है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अच्छा, ऑल्सो हमने एक चीज और पढ़ी थी ऑल्सो, काइनेटिक थ्योरी, नहीं सॉरी, काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो थोड़ी देर पहले डेरिवेशन किया था, हाफ m CRMS स्क्वायर कितना आया था बच्चों, 3/2 RT। तो यहां से CRMS क्या कितना आ जाएगा, आप अगर यहां से निकालना चाहिए CRMS, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हाफ है तो ये हो जाएगा 3RT अपॉन m। चौथा एक्सप्रेशन है CRMS इक्वल टू 3RT अपॉन m इंटू n, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, R अपॉन n जो है उसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इस हिसाब से CRMS का एक एक्सप्रेशन और आ जाएगा, 3 स्मॉल k t अपॉन m। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के फॉर्मूले कई सारे लिखे हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है पूछा जा सकता है। तो RMS पे ही थोड़ा सा सीरियसली हमने ध्यान दिया कि RMS किस चीज पे डिपेंड करती है। अब यहीं से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि RMS किन किन चीजों पे डिपेंडेंट है और किन के इंडिपेंडेंट है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं RMS पर। एक छोटा सा सिस्टम ले रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन लिखिए, 4 molecules of a gas have velocities 2, 4, 6 and 8, 2, 4, 6, 8 kilometer per second respectively। तो आपको निकालना है फाइंड एवरेज स्पीड एंड RMS स्पीड। फाइंड एवरेज एंड RMS स्पीड। ठीक, एवरेज स्पीड
तो 4 चीजें हैं, 2 + 4 + 6 + 8, 4 है तो 4 से डिवाइड कर दो भाई, ये जो भी आ जाएगा इतने km/s, ये एवरेज है। तो ये आ जाएगा 5 km/s, ये आपकी एवरेज स्पीड है। अब जब आरएमएस निकालते हैं स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड मतलब पूरा लिखना चाहेंगे तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, हर एक का स्क्वायर, 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर अपॉन 4। तो आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं बुक से सीधे लिख दे रहा हूँ, 5.5 km/s। तो वो ये है। तो इस तरह से आप आरएमएस के बहुत सारे एप्लीकेशन से हैं, वो तो आपकी मेहनत है कि आप कितना चीजों को समझ पा रहे हैं, करना चाहते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो हमने आज पढ़ा है, उस आधार पर ये कुछ एप्लीकेशन थे, कुछ और हैं, कुछ गैस लॉ भी डिराइव किए जा सकते हैं आज के डेरिवेशन से। चलिए हम उनको भी कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज। तो आप लिख सकते हैं डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज। आप सोचो, एक डेरिवेशन कितने सारी चीजों को डिड्यूस कर दे रहा है। डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ हमने सब पढ़ा है, तो वो सब भी डिराइव किए जा सकते हैं जो आज पढ़ा है उसकी मदद से। तो पहला बॉयल्स लॉ पढ़ना है, हमने ऑलरेडी ये सब पढ़ रखा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर क्या होता है, उसको हम यहाँ के नजरिए से पढ़ रहे हैं। देखिए, सिंस P हमने पढ़ा है 1/3 m/v CRMS², तो PV = हो जाएगा 1/3 m CRMS²। और ये भी हमने पढ़ा कि CRMS इज प्रोपोर्शनल टू √T या CRMS² प्रोपोर्शनल टू T, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो फिर अब आप खुद ही समझिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, सो PV प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा या नहीं। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ में यही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV भी प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपने सोचिए इस डेरिवेशन की मदद से बॉयल्स लॉ डिराइव कर दिया। कभी पूछा जा सकता है कि इसकी मदद से करके दिखाओ, तो आप ऐसा कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में भी आ गया होगा, कुछ है नहीं उसमें ज्यादा करने के लिए। दूसरा, इसी की मदद से चार्ल्स लॉ, अगर ये कहा जाए तो हमने वो शुरुआत वहीं से करनी है। P = 1/3 m/v CRMS², तो V = m/3p CRMS²। और आप चाहें तो CRMS² TJ प्रोपोर्शनल है वाली स्थिति है, तो यहां से ये हो गया कि V = CRMS²/P, क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहेगा सिस्टम का, बट CRMS² प्रोपोर्शनल टू तो T है, दिस इंप्लाइज V प्रोपोर्शनल टू T/P। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, चार्ल्स लॉ में क्या होता था, क्या कांस्टेंट रहता था, याद है? तो अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो V प्रोपोर्शनल टू T, ये आपके पास हो जाएगा।
तो ये आपने चार्ल्स लॉ डिराइव कर दिया इसमें। तीसरा गै-लुसार्ट लॉ, गे LUSSAC गै-लुसार्ट लॉ। तो इसका लॉ क्या कहता है, इसको हम पूरा लिख देते हैं क्योंकि नॉर्मली बच्चों ने ये कम पढ़ा होता है। तो पहले लॉ लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लिखिए, द प्रेशर ऑफ अ गिवन सिस्टम, द प्रेशर of a given mass of gas, given mass of gas is directly proportional, is directly proportional to its to its absolute temperature, लिख देना बस डायरेक्ट, to its absolute temperature temperature T if V remains constant, V remains constant। आज हमारे पास काइनेटिक थ्योरी इतनी एडवांस है कि हमें लगता है बहुत बच्चों वाली बात है, लेकिन बच्चों उस दौर के हिसाब से बड़ी बात थी। फिर वहीं से शुरू करते हैं। P इक्वल टू 1/3 m/v CRMS स्क्वायर, ठीक हो गया। तो और CRMS स्क्वायर टी के प्रोपोर्शनल है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिएगा, m/3p CRMS। ओहो, इसमें तो उस करना ही नहीं है, सॉरी। CRMS टी के प्रोपोर्शनल है ना, तो P प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, T/V, ठीक है। और अगर आप कह रहे हैं कि V कांस्टेंट ले लें हम, तो फिर P प्रोपोर्शनल टू T हो गया बस। तो ये भी डिराइव हो गया हमका मेरे ख्याल से, प्रेशर और टेम्परेचर। तो गै-लुसार्ट्स लॉ हमने क्लियर किया। हम यहाँ पर नेक्स्ट लॉ डिराइव करते हैं इसी की मदद से, एवोगाड्रो लॉ, कि 1 मोल गैस जब आप लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हर एक में बराबर होते हैं। गैस कोई भी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इस टाइप की बातें करते हैं। तो इसको डिराइव भी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डेरिवेशन है एवोगाड्रो लॉ। तो केमिस्ट्री में इसको डिटेल से आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग तो थोड़ा सा पढ़ते हैं, तो फिर भी एक बार स्टेटमेंट लिखा देता हूं मैं आपको। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल, वॉल्यूम्स कर दीजिए, ऑफ ऑल गैसेज, कोई भी गैस हो, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम T एंड P लिख दीजिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में आपसे कहा था, अगर 1 सेंटीमीटर लंबाई का आपके पास एक ट्यूब है तो सभी साइड 1 होंगी, तो उसमें जो गैस मॉलिक्यूल की संख्या होती है लगभग नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, बच्चों वो 10⁻19 के आसपास होती है। तो जाहिर सी बात है, किसी भी इंसान के लिए गैस मॉलिक्यूल की काउंटिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लगातार भागते रहते हैं। अब भीड़ में सब दौड़ रहे हैं बच्चे, आपसे कह रहे हैं एग्जैक्ट गिन के दिखाओ, तो आप गिनेंगे नहीं। तो बच्चों, ये जो तरीका लगाते हैं इसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। आप फ्यूचर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये एक्चुअल में क्या होता है। अभी उसके छोटे छोटे एप्लीकेशन हम लोग सिखा रहे हैं आपको। एवोगाड्रो का कितना बड़ा शानदार काम है। इसने कहा कि आपके पास मान लो 4 बराबर वॉल्यूम के 4 चैम्बर है,
चार आपके बर्तन है, कंटेनर है, सबका वॉल्यूम बराबर है, सबका प्रेशर टेम्परेचर बराबर है, गैसेज अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं, गैसेज अलग अलग है, मॉलिक्यूल की संख्या बराबर होगी, ये प्रूफ किया था। इक्वल वॉल्यूम में अगर प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम पीवीटी तीनों कांस्टेंट हो गए, समझ लो, आसान है याद करने के लिए। आप अपने मन में पीवी इक्वल टू आरटी सोचना, वैसे ये रियल गैसेज के लिए भी सही है। और सोचना कि यार तीनों कांस्टेंट हो गए, मतलब सभी गैसेज के लिए सेम प्रेशर, सेम वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर, तो मॉलिक्यूल की संख्या भी सेम हो, बिना गिने। बहुत बड़ी बात है, और 17th-18th सेंचुरी के लॉ है, हम 21st सेंचुरी में पढ़ रहे हैं, तो उस दौर के लोगों को ये क्रेडिट जाना चाहिए कि ये बहुत बड़ी बात है। तो हम कैसे करें, हम दो गैस के वो ले लेते हैं, दोनों का हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए इसका प्रूफ करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अलग आपको लगता होगा। दोनों का ये ले लेते हैं, दो गैस है, देखिए ये बर्तन का साइज बराबर ही है, केवल बात समझाने का तरीका है, ठीक है। उसमें हर एक गैस मॉलिक्यूल का मास m1 और इसमें हर एक गैस मॉलिक्यूल का मास m2। मान लेते हैं इसमें टोटल संख्या n1, गैस मॉलिक्यूल की संख्या n2। अभी तो नहीं बताया ना बराबर होगा, तो बराबर तो हम प्रूफ करेंगे, कि हम प्रूफ कर देंगे n1 बराबर n2। तो ले लेते हैं, इसको मैं a नाम दे देता हूं, इसको b नाम दे देता हूं। लेट अस कंसीडर टू कंटेनर्स A and B of equal volumes equal temperatures and equal pressure। ठीक है भाई, सपोज A contains N1 molecules of a gas with each molecule of mass m1। पर बहुत बेसिक चीजें लिखी है, ए में कोई गैस भरी है, उसके n1 मॉलिक्यूल है और हर मॉलिक्यूल का मास m1 है। ऐसे ही सपोज दोबारा B contains N2 molecules of some other gas with each molecule of mass m2। ठीक होगी। और ऐसा करते हैं CRMS वेलोसिटी, जो RMS स्पीड है, एक चीज C1 और एक चीज C2 मान लेते हैं। C1 एंड C2 भी रिस्पेक्टिव RMS स्पीड्स, तो ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है, झंझट ही खत्म। तो फिर नाउ प्रेशर तो सेम ही है, पहले में क्या हो जाएगा 1/3 m1n1, वॉल्यूम भी सेम है, और ये RMS C1 माना है इसमें, तो C1 स्क्वायर, दूसरे का 1/3 m2n2 अपॉन v C2 स्क्वायर। तो यहां से कैंसिल वेंसिल करने के बाद 1/3 v कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा m1n1 C1 स्क्वायर इक्वल टू m2n2 C2 स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दोनों का टेम्परेचर सेम है,
तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी का भी एक्सप्रेशन सेम आएगा, टेम्परेचर सेम है सिंस both gases have same temperature. This implies half m1c1 square equal to half m2c2 square. ये भी बराबर होगा या नहीं होगा? तो फिर हाफ कैंसिल, m1c1 square equal to m2c2 square. ठीक है, टेम्परेचर ये तो एनर्जी है, तो अगर ये वैल्यू 1 में रख दे तो क्या प्रूफ हो जाएगा फ्रॉम 1? सोचिए तो, m1 कट दिया दोनों साइड से, m1 m2 बराबर है, क्या प्रूफ हो जाएगा? n1 इक्वल टू n2. तो दोनों गैस दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितना जबरदस्त काम है एवोगैड्रो, हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिना काउंट किए बता दिया, इन बोथ द गैसेज, जबकि गैस भी डिफरेंट है, विल बी इक्वल. तो सेम टेम्परेचर पीवीटी सेम है, तो गैस कोई भी ले लो, मॉलिक्यूल की संख्या भी सेम होगी. तो बच्चों ये कितने जबरदस्त डिडक्शंस हैं, सब पी इक्वल टू 1/3 से शुरू हो रहे हैं, ये ना लें तो दिक्कत हो जाएगी. और लास्ट हम लोग अब कर रहे हैं इसमें डाल्टन का काम. तो पार्शियल प्रेशर वाला काम जो है डाल्टन का, मैं पहले स्टेटमेंट लिखा देता हूं आपको, फिर मैं उसको समझा देता हूँ, वो भी आसान है, कुछ ऐसा नहीं है. तो हम इसको कहेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले. देखिए, द रिजल्टेंट प्रेशर exerted by a mixture of gases ब्रैकेट में लिखे which do not react. कौन सी गैसेज जो आपस में रिएक्ट ना करें? which do not react, मतलब उस टेम्परेचर पर तो रिएक्ट ना करें कम से कम, is equal to the sum of their individual pressures. इंडिविजुअल प्रेशर्स, बहुत आसान लॉ है. कोई कंटेनर है बच्चों, उसमें आपने कुछ गैसेज डाल दी, 2-3 गैसें डाल दी, और वो गैसें आपस में ना रिएक्ट ही नहीं करती, तो फिर टोटल प्रेशर कितना होगा? तो हर एक का अलग अलग प्रेशर निकाल सकते हो, तो निकाल लो, जोड़ दो. ये इतना सरल लॉ है तो इसमें कोई बात ही नहीं है. अरे भाई, अगर कहीं किसी गाड़ी में कुछ लोग बैठे हैं और कोई किसी से बातचीत नहीं करता है, कुछ खरीदना होगा तो सबको अलग अलग पैसे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि कोई किसी को कोऑपरेट ही नहीं करता. अगर सब एक ही फैमिली होती तो एक आदमी खरीदता, सब खा रहे होते. तो रिएक्ट नहीं करने का मतलब समझिए, तो फिर अपना अपना प्रेशर है. ऐसा सरल तरीका समझो बात को याद रखने का. तो मैं इसको अब जनरल प्रूफ कर देते हैं. सपोज वी टेक मिक्सर ऑफ, मिक्सर का मतलब ये होता है वो मिलते नहीं आपस में, भले ही साथ हो, जैसे कंकड़ और दाल है साथ में लेकिन सेपरेबल है आसानी से. वी टेक मिक्सर ऑफ some non-reacting gases, non-reacting
gases with RMS speeds C1, C2 and so on Cn. लो कुछ हमने ले ली, ठीक है। तो टोटल प्रेशर P equal to 1/3 ρ1 C1 square plus 1/3 ρ2 C2 square plus and so on 1/3 ρ1 Cn square. ठीक है, अब अलग अलग प्रेशर मानते हैं P1 P2. लेट P1 P2 Pn be their respective pressures. मान लेते हैं ऐसा है, तो P1 कितना हो जाएगा 1/3 ρ1 C1 स्क्वायर एंड सो ऑन. कुछ नहीं है इसमें, Pn इक्वल टू 1/3 ρ1 Cn स्क्वायर. तो फिर ये वैल्यू रख देंगे तो P इक्वल टू कितना मिल जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P. तो पार्शियल सम का एक्सप्रेशन बहुत ट्रिवियल है, बहुत ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें. तो उम्मीद है आप लोगों को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो आज का प्रेशर एक्सप्रेशन था उसके जो डिडक्शंस थे वो समझ में आ गए होंगे. तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, उसके एप्लीकेशन, और उसके बाद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, हम इन पे बातचीत करते हैं. चलिए अभी इतना ही करते हैं. थैंक्स. थैंक यू सर. ओके.